हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि हरियाणा भारत का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसने जितनी भी तरीके की फसल हैं उन सभी पर एमएसपी अप्लाई कर दिया है। इस पर अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, और पूरा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना साल 1290 में करी गई थी, और 1290 से लेकर 1320 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया है। और खिलजी वंश ने मंगोलों से भारत को बचाया था। हालांकि इन्होंने खुद भारत में दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन किया है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि खिलजी भारत में कहाँ से आए थे, तो आपको ध्यान रखना है ये अफगानिस्तान वाले रीजन से आए थे भारत में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान था, इसने 1290 से लेकर 96 तक शासन किया था यहाँ पे। स्टैटिक जीके में आप कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मेरी इस किताब को अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। सारे टॉपिक्स इसमें मैंने कवर किए हैं। साथ में 2100 से ज्यादा आपको टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर दिए हैं। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि यह कौन सी राज्य सरकार है जो कि भारत में इकलौती ऐसी राज्य सरकार बन गई है जिसने अपनी सभी फसलों को खरीदने के लिए उन पर एमएसपी लागू कर दिया है। एमएसपी जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको अप्लाई करने वाली सरकार है हरियाणा सरकार। जिन लोगों को नहीं पता है बता देता हूं। देखिए, एमएसपी का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप किसान हैं, आपने गेहूं की पैदावार करी। अब आप चाहते हैं कि आप अपना गेहूं 10 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में बेचें। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो जो धन्ना सेठ या व्यापारी बैठे हुए हैं वो आपको बोलते हैं कि नहीं भाई, 10 रुपए में मैं आपसे नहीं खरीद पाऊंगा। आप ये पूरे के पूरे गेहूं मुझे दे दो, मैं 7 रुपए का रेट लगा लेता हूँ। अब बेचारा किसान मरता क्या ना करता। उसके पास इतना तो समय होता नहीं है। उसे पता है कि ज्यादा समय लगाया तो ये जो रखा हुआ गेहूं है ये भी खराब हो जाएगा, कल को बारिश होगी खराब हो जाएगा। तो ऐसे में किसान मजबूर हो जाता है और उसे 7 रुपए के हिसाब से ही पूरा गेहूं बेचना पड़ेगा। उसे पता है कि उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो रुका तो वो ये पैसे से भी हाथ धो बैठेगा। तो इस तरीके से किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए एमएसपी का प्रावधान लाया गया था, अर्थव्यवस्था से उठाकर। ठीक है। एमएसपी का मतलब यह होता है कि सरकार फसल के कुछ न्यूनतम मूल्य को सेट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने कहा कि भाई, इस बार हमने गेहूं पर 9 रुपए रखा हुआ है एमएसपी। तो इसका मतलब यह हो गया कि पूरे स्टेट के अंदर कोई भी 9 रुपए से कम में गेहूं को नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि किसान की जो इनकम है वो भले ही उसे 10 रुपए नहीं मिली, लेकिन सरकार के एमएसपी की वजह से उसे नुकसान भी नहीं होने पाएगा। 9 रुपए में तो जाएगा ही जाएगा। ओके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि किसान बाध्य हो गया है कि वो एमएसपी पे ही देगा। किसान अगर दूसरे प्राइवेट सेक्टर में बेचना चाहे तो अपनी फसल आराम से बेच सकता है। अगर किसान 15 रुपए में उसको डील मिल रही है तो 15 रुपए में भी दे सकता है। लेकिन अगर इन केस कोई रास्ता नहीं बचता है, एमएसपी के अंदर वो बेच सकता है सरकार को। इसका पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। सरकार को मुनाफा हो या घाटा, ये सब सरकार को ही देखना होता है। अभी तक हरियाणा सरकार 14 तरीके की फसलों पर एमएसपी लगा चुकी थी, लेकिन अब टोटल 10 और फसलें इसमें बढ़ा दी हैं, और हरियाणा के अंदर 24 तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। सारी की सारी इसमें कवर हो गई हैं। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है, काफी बड़ी बात है। ये जो नई 10 फसलें इसमें जोड़ी गई हैं, इसमें आपकी मूंग की दाल हो गई, जूट हो गया, जवार हो गया, ठीक है, और बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गया, रागी हो गई, ये सारी फसलें नए सिरे से जोड़ दी गई हैं। हरियाणा में गवर्नर कौन है? तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी। इन्हीं के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। और अगर देखा जाए तो हर साल पूरे हरियाणा भर के किसानों को मिला दे तो इनको 54 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हाल ही में अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा नए क्रिमिनल लॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं? अमित शाह ने चंडीगढ़ से 4 नए एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। ये कौन कौन से एप्लीकेशन है आपको बता देता हूँ। पहला तो है ई साक्ष्य। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ई साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब क्या होता है?
एविडेंस। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो पुलिस है वो किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन करती है, उसे फोटो मिलती हैं या वीडियो मिलते हैं, वो इस एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे और कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। दूसरा जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इसका नाम है ई समन। समन का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो कोर्ट को अपनी तरफ से फिजिकल लेटर जारी करने की भी अब जरूरत नहीं होगी। कोर्ट किसी भी पुलिस अधिकारी को या किसी भी आईएएस आईपीएस अधिकारी को बुलाना चाहती है अपने कोर्ट में, तो वो सीधे इसके ऊपर अपडेट कर देंगे और उनका जो थाना होगा या जो उनका एरिया होगा, रीजन होगा, वहां पर तुरंत नोटिफिकेशन उनके सर्वर पे चला जाएगा। तीसरा जो है इसका नाम है न्याय सेतु। न्याय सेतु जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, ये पुलिस स्टेशन, मेडिकल और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसिक्यूशंस, इन सब के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक केस रजिस्टर किया गया, इस केस का नंबर दे दिया गया, 17,500 नंबर है इस केस का। तो इस केस में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको इसमें जोड़ा जाएगा। साथ में जो कि प्रोसिक्यूशन है उसको भी यहाँ जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सब यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। अब मान लीजिए कल को मेडिकल की कोई रिपोर्ट आती है, तो वो बस एक ही जगह पर शेयर हो जाएगी इसी ऐप पे और वहीं से सबको दिख जाएगी, हर कोई उसे एक्सेस कर लेगा। और चौथा जो है इसका नाम है न्याय श्रुति। न्याय श्रुति का मतलब यह है कि अगर कोई भी विटनेस कोर्ट नहीं जाना चाह रहा है या फिर किसी ऐसी स्थिति में है, तो वो घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कोर्ट की जो हियरिंग है उसे अटेंड कर पाएगा और जज उससे सवाल जवाब कर पाएंगे। और पीडीएफ में मैंने पूरा इन सब के बारे में क्लियरली बता दिया है, तो आप एक बार उसे पढ़ जरूर लेना ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें चली जाए, क्योंकि इस तरीके से आपसे नए क्रिमिनल लॉज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी तक ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जो इंडियन पीनल कोड थी, जो कि 1860 में बनाई गई थी, आईपीसी का नाम बदल दिया गया था और इसको बदल के क्या नाम नया रखा गया है? इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। पिछले साल ही इसको बदला गया है। ये कौन है जिनको एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के प्रेसिडेंट के रूप में एक बार फिर से चुन लिया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं इनका नाम है जेनेट यान। क्या नाम है? जेनेट यान। और लगातार ये तीसरी बार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस की प्रेसिडेंट बनी है। ये उसी तरीके से है जैसे कि हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री है ना, फिल्म इंडस्ट्री बोर्ड, उसी तरीके से ये अमेरिका का फिल्म इंडस्ट्री बोर्ड है जिसे एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के नाम से जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। इसकी स्थापना 1927 में करी गई थी। ये कौन है जिनको स्विगी इंस्टामार्ट के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अब से स्विगी इंस्टामार्ट के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे। इनका नाम है साई राम कृष्णमूर्ति। क्या नाम है? साई राम कृष्णमूर्ति। और इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में। इसके अलावा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में भी इन्हें एक्सपीरियंस है और रिटेल में भी एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे इसके। अब ये नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। एक तो है स्विगी जो कि खाना लाने का काम करता था पहले, लेकिन स्विगी इंस्टामार्ट जो है ये ब्लिंकिट की तरह भी काम करता है। खाना तो लाते ही लाते हैं, आप घर के लिए राशन वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो इसे। तो ये इंस्टामार्ट विंग है स्विगी की। और स्विगी का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। यह कौन सा देश है जो कि ग्लोबल साउथ समिट का तीसरा संस्करण होस्ट करेगा? ऐसी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो यह है भारत। भारत में पूरे होने के आसार हैं इसको हर तरीके से। और ये शुरू होने जा रहा है 17 अगस्त से। ग्लोबल साउथ समिट जो है ये किससे रिलेटेड है? ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। आपको याद होगा पिछले साल 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता करी थी। तो जो इसकी पहली मीटिंग हुई थी वो जनवरी 2023 में हुई थी। दूसरी मीटिंग नवंबर 2023 में हुई थी। उसके बाद से इसको लेकर कोई मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि अध्यक्षता ब्राजील के पास चली गई अब। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि क्लाइमेट को लेकर ग्लोबल साउथ समिट का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाए। इसकी शुरुआत 17 अगस्त को हो जाएगी। कितने ऐसे जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं जिनको राजस्थान सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है कि ये अपनी कंपनीज और उनके प्लांट्स को एनर्जी सेक्टर में शुरू कर पाएंगे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा टोटल ऐसी 4 जॉइंट वेंचर कंपनीज को मंजूरी दे दी गई है कि जो ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर अलग अलग प्लांट स्थापित करेंगे। ये सभी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगी, मतलब जैसे कि थर्मल एनर्जी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा विंड एनर्जी हो गई या सोलर एनर्जी हो गई।
ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होती हैं। ये जो चारों कंपनीज हैं, इनका जो पर्टिकुलर रेवेन्यू जनरेशन होगा, उसमें से 26% की हिस्सेदारी इनकी होगी। मतलब कहने का, मान लीजिए 100 रुपए अगर ये कमाती हैं कल को एनर्जी सेक्टर से राजस्थान के अंदर, तो 26 रुपया इनका होगा, इन चारों कंपनियों का। बाकी का जो 74 रुपया होगा, ये राजस्थान सरकार का होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और यहाँ के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागदे। ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम मत भूलिएगा। पहले कलराज मिश्र थे। ये कौन सी कंपनी है जिसने आसाम के अंदर 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर बनाने का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो 27,000 करोड़ इज अ वेरी बिग अमाउंट, इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट एज पर द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर यह है टाटा ग्रुप ने फैसला लिया है कि आसाम के अंदर अपने नए प्लांट्स लगाएंगे, जहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ध्यान रहे, आज की डेट में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ही क्यों ना हो, मोबाइल ही क्यों ना हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, उन सभी में सेमीकंडक्टर्स का यूज किया जाता है, इन चिप्स का। तो ये टाटा ग्रुप 27,000 करोड़ को इन्वेस्ट करके यहाँ पर हर साल 15 बिलियन चिप्स बनाएगा। कितनी? 15 बिलियन चिप्स। और यहाँ पर हिमांता बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ टाटा ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं इस टाइम पे, ये है नटराजन चंद्रशेखरन, ये भी मौजूद थे। और एक और बात, यहाँ पर 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 27,000 लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी। और आसाम में गवर्नर कौन है? ये हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, एलपी आचार्य। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा बन गया है जिसने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस सॉल्यूशन अपने लोगों के लिए लॉन्च किया है? तो ये है नागालैंड, और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो रियो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब समझते हैं ये है क्या। देखिए, नागालैंड सरकार ने एसबीआई इंश्योरेंस के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इन्होंने इस पैक्ट के अंतर्गत अगले 3 साल तक के लिए एसबीआई इंश्योरेंस से पॉलिसी ली है। अब इसका मतलब यह है कि अगले 3 सालों तक नागालैंड के अंदर किसी भी तरीके की त्रासदी आती है, मान लीजिए कि कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, या फिर भूकंप आ जाता है, किसी भी, या लैंडस्लाइड हो जाता है, कोई भी नेचुरल त्रासदी आती है, उस केस में लोगों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई एसबीआई इंश्योरेंस करेगा, क्योंकि वो सभी इंश्योरेंस से कवर होंगे। मतलब नागालैंड का हर एक व्यक्ति इस इंश्योरेंस से कवर होगा। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो इंश्योरेंस है, ये 150 करोड़ का है अगले 3 सालों के लिए, और जितना भी इसका प्रीमियम होगा वो नागालैंड सरकार एसबीआई इंश्योरेंस को देगी। इसका जो हर साल का प्रीमियम आ रहा है, वो आ रहा है 4.20 करोड़, और टोटल 3 साल का जो आ रहा है, ये 12.6 करोड़ आ रहा है। तो ये जो 12.6 करोड़ रुपया है, ये नागालैंड सरकार एसबीआई इंश्योरेंस को भरेगी, और एसबीआई इंश्योरेंस अगले 3 सालों तक नागालैंड के अंदर सभी चीजों को इंश्योरेंस से कवर रखेगा। और नागालैंड में गवर्नर कौन है? ये है ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। ये कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने इस बार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2024 में टॉप पोजीशन सिक्योर करी है? ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। या फिर एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ में रिलायंस नंबर 1 पे रही है। अब यहाँ पर पहले भारतीय कंपनियों की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे तो रिलायंस रही है इसमें। दूसरे नंबर पे एलआईसी रही है, सेकंड नंबर पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पर आईओसी रही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। चौथे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा है, और पांचवें नंबर पे ओएनजीसी रही है। अब ग्लोबली अगर बात करें कि पूरे दुनिया में नंबर 1 पे कौन सी है, तो ये है वॉलमार्ट, अमेरिका की। दूसरे नंबर पे है इसमें अमेजॉन, ये भी अमेरिका की कंपनी है। और तीसरे नंबर पे रही है चाइना की कंपनी स्टेट ग्रिड। क्या नाम है? स्टेट ग्रिड। तो ये टॉप 3 ओवरसीज कंपनी है, और ये टॉप 5 भारतीय कंपनी है। और रिलायंस ने भारत में नंबर 1 रैंक सिक्योर करी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए पूरे दुनिया में, तो रिलायंस 86वें नंबर पे है, 86 रैंक है। ये कौन है जिनको फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के राष्ट्रपति के द्वारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पर है फिजी की, और फिजी और भारत दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी यहाँ पर साइन होंगे। इस टाइम पर फिजी के जो राष्ट्रपति हैं, ये हैं विलियम कैथिनीवीर। क्या नाम है? विलियम कैथिनीवीर।
इन्हीं के द्वारा सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। आपको यहाँ पर मैं मैप में फिजी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा भारत। भारत से जब आप साउथ ईस्ट रीजन की तरफ आते हो तो इधर आपको दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरे तरीके से ओशनिया कॉन्टिनेंट है, या फिर आप ओशनिया कंट्री भी इसे बोल सकते हो। और थोड़ा सा जब आप ईस्ट की तरफ आते हो तो ये जो आपको कंट्री दिखाई दे रहा है ना, दिस इज फिजी। ओके, ये भी पूरे तरीके से ओशनिया कंट्री है। फिजी के जस्ट नीचे आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, फिजी के जस्ट नीचे आपको न्यूजीलैंड मिलता है। ये कौन है जिनको साउथ अफ्रीका 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर दिनेश कार्तिक। पिछले साल ही इन्होंने हर तरीके के क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था, और अब ये साउथ अफ्रीका 20 लीग में ब्रांड एम्बेसडर इस बार बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय क्रिकेटर को साउथ अफ्रीका 20 लीग में एम्बेसडर के रूप में चुना गया हो। दिनेश कार्तिक ने यह माइलस्टोन सेट किया है। और आने वाले समय में, क्योंकि साउथ अफ्रीका 20 लीग में उनके ब्रांड एम्बेसडर एबी डिविलियर्स भी हैं, तो उनके साथ दिनेश कार्तिक इस लीग को और बेहतर बनाने में काम करते हुए नजर आएंगे। कुछ टाइम पहले ही, 2 महीने पहले ही, मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? इनका नाम भी आप ध्यान रखें, शिखर धवन नए ब्रांड एम्बेसडर मोटो जीपी के बनाए गए थे। कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने भारत का पहला मेथनॉल से चलने वाला गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है एनटीपीसी कयमकुलन में? तो यह कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और कयमकुलम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। तो केरल में जो एनटीपीसी का कयमकुलम में जो प्लांट है, वहीं पर मिथेनॉल से पूरे तरीके से चलने वाला गैस टरबाइन इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये जो मिथेनॉल से चलने वाला इंजन है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले समय में अगर हमें इस तरीके के जैसे आप मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हमें कमी हो जाती है, तो हम इस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम मिथेनॉल से भी इन टरबाइन इंजन्स को संचालित कर पाएंगे। ये एक अपने आप में बड़ा माइलस्टोन है बेल के लिए। बेल की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है के एस मूर्ति। कौन है के एस मूर्ति? अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कौन बता सकता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कलनाई डैम, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुड, या फिर टिहरी बांध? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के एसएससी सीजीएल के लिए आपको पता है सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। आप मेरा जीएस जीके का रिकॉर्डेड बैच पूरा अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 50% ऑफ चल रहा है, जिसकी मदद से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ कवर कर सकते हैं। इस बैच में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। आप कभी भी उसकी रिकॉर्डिंग किसी भी टाइम अवेल कर सकते हैं। हर टाइम आपको एक्सेस रहेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है, जिसे आप अभी अवेल करके इस बार सिलेक्शन अपना एश्योर कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हर साल जीएस की वजह से सबसे ज्यादा सिलेक्शन रुकते हैं। इस बार वो गलती ना होने पाए, ये आपको ध्यान रखना है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।